विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखा डाला। मंच था एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरी और पाकिस्तान को धो डाला। एस जयशंकर ने कहा कि आतंक की फंडिंग के साथ साथ आतंकवाद को भी रोकना है और एससीओ के सदस्य ये काम मिलकर करेंगे। The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तब भी आतंकवाद का खतरा बेरोक टोक जारी था। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल था। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. भारत की अध्यक्षता में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर क्षेत्रीय समकक्षों के साथ चर्चा की। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील करेंगे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष चुनने के लिए बनी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर करने का प्रस्ताव रखा था। प्रफुल्ल पटेल के इस प्रस्ताव पर कमेटी ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद ये साफ हो गया शरद पवार अब 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। आदरणीय पवार साहेबांचा राजीनामा एकमताने नामंजूर करण्यात येत असून शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर होने के बाद एनसीपी के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे से आगामी लोकसभा में चुनाव में असर पड़ सकता था, इसीलिए कमेटी ने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। 82 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को जब इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध करने वाले वादे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यालय के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने आप को सबसे बड़ा हनुमान भक्त साबित करने में लग गई है। ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु के हनुमान मंदिर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा पढ़ी। वहीं हैदराबाद में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और कांग्रेस ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मामला बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने कार्यकर्ताओं को मौके से हटाना शुरू किया और कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में डाला गया। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में 35,000 मंदिर तोड़े हैं। हमें उन मंदिरों को बनाना चाहिए। हनुमान जी की जिन मंदिरों को बीजेपी ने तोड़ा है, हम उन्हें बनाएंगे। कल डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम सरकार बनी तो देश भर में, प्रदेश में पूरा बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने कितने मंदिर गिराए हैं? 36,000 मंदिर गिरा चुके हैं। 36,000। उसमें से एक 3,000 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर मैसूर के पास गिराया। 150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर बेंगलोर के पास गिराया। तो हमें तो बनाना ही चाहिए। उसमें क्या हो गया? क्या हम आस्था के लिए नहीं कुछ काम करेंगे? जनता का आस्था है, लोगों की आस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने उस आस्था पर चोट पहुंचाई है। तो बजरंग दल पे बैन और बजरंगबली की मंदिर, तो उससे क्या हो गया? बजरंग दल का क्या मतलब है बजरंगबली से? अपमान मत करिए मेरे बजरंगबली का। आपको भी मैं कह रहा हूं रवि जी, प्लीज डोंट इंसल्ट द डेवोटीज ऑफ लॉर्ड हनुमान। बजरंग बली का अपमान बजरंग दल के साथ तुलना करके अगर आप करेंगे तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और साथ साथ अभी प्रधानमंत्री का आपने सुना होगा कि बटन दबाने से पहले बजरंगबली का नाम लेना है, तब बटन दबाना है। उधर वो वैसे ही कह रहे हैं कि फिर तो अल्लाह अकबर लगाने में क्या दिक्कत है? बजरंग बली से माफी मांगते हुए सब वोट देंगे कि साहब हमें और इनको सद्बुद्धि दीजिएगा।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रियंका गांधी अपना ट्वीट चेक करें, उसमें मात्राओं की गलती है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से। स्मृति जी, आपने पूरा मैनिफेस्टो में क्या है बीजेपी का, उसके बारे में चर्चा की, बताया कि अगले 5 साल में हम क्या देंगे कर्नाटक को। इसी मैनिफेस्टो को आपके विरोधी खासकर कांग्रेस कह रही है कि ये झूठ का पुलिंदा है, और राहुल गांधी यहाँ तक कहते हैं कि 40% कमीशन वाली पार्टी अब इस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। देखिए, जो अपनी माताजी के साथ देश का 5,000 करोड़ रुपया जब्त कर चुका हो, गबन कर चुका हो, खा चुका हो और कोर्ट से बेल पर बाहर हो, वो तो करप्शन पर चर्चा और परिभाषित उसे ना ही करे तो बेहतर है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम अपने बजट में अनाउंस कर चुके हैं कि 1,000 करोड़ की व्यवस्था से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं उनको फ्री बस पास की व्यवस्था देंगे। शायद राहुल गांधी को ये पता नहीं था, इसलिए झूठ का पुलिंदा उन्होंने प्रस्तुत किया और ऐसा झूठा वादा अपनी ओर से कर दिया। राहुल गांधी शायद कम जानकार हैं। हमारी कोशिश है कि इस प्रकार की हम टिप्पणी उन पर ना करें, लेकिन ये टिप्पणी करने पर विवश क्यों हूँ? क्योंकि मैंने कहा था उनके एक स्टेटमेंट के बाद कि वो कॉपी कैट कांग्रेस के बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। कन्फ्यूज्ड कांग्रेस की भी सबसे बड़ी वो सरगना है। और उसके पीछे कारण यह है कि जब एक सार्वजनिक मीटिंग में उन्होंने टेक्सटाइल पार्क की चर्चा की तो उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें कितने 1,000 करोड़ की गारंटी देनी है। सुरजेवाला साहब ने पीछे से आके मदद करने की कोशिश की थी और कहा 5,000 करोड़ कहो। श्री गांधी बहुत कंफ्यूज थे, 2,000 कहूँ, 4,000 कहूँ, 5,000 कहूँ। तो जो अपनी गारंटी के बारे में ही कंफ्यूज है खुद, जिसकी खुद की पॉलिटिकल वारंटी नहीं है, वो उनकी टिप्पणी पे मैं टिप्पणी करके मुझे क्या लाभ है? अपने राहुल, आपने सुरजेवाला का नाम लिया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता, सभी नेता, उसमें आप भी आती हैं, जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, वो बजरंग बली के बारे में क्या बात करेगी? ऐसा है सुरजेवाला जी, से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, किसी को भी चालीसा सिखाने से पहले हनुमान जी की स्पेलिंग चेक कर लें अपने ट्वीट में। जाइए ट्वीट चेक करिए उनकी स्पेलिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज से कर्नाटक में बीजेपी के लिए अब वो प्रचार लगातार कर रहे हैं और दिन रात वो प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। दक्षिण के अपने इकलौते दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज से अगले 3 दिन कर्नाटक में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर 2 बजे बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं शाम 4 बजे तुमकुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बादामी और हावेरी में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं रविवार को पीएम मोदी फिर से बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे से 10 किलोमीटर लंबा होगा। रोड शो के बाद पीएम मोदी शिवमोग्गा ग्रामीण और नंजानगुडू में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर नंजानगुडू श्री कांतेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम आवास को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम आवास को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल की तुलना अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से होनी चाहिए। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे सेंसर वाले दरवाजे हैं जो बिना टच किए खुलते बंद होते हैं, वहीं केजरीवाल जी भी कोई चीज टच नहीं करते, न पार्टी न कोई फाइल, बस मुफ्त का वादा करते हैं। ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए।
अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उमेशपाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक वकील सौलत हनीफ ने पूछताछ में ये कबूल किया कि उसे उमेशपाल हत्याकांड की जानकारी थी। सौलत हनीफ ने असद को उमेशपाल की फोटो भेजी थी। साथ ही सौलत हनीफ ने खुलासा किया कि शुरुआती दौर में अतीक का लोहे का व्यापार था, लेकिन बाद में बड़ी मात्रा में पैसा जमीन में लगाया गया। सौलत ने पूछताछ में बताया कि अतीक अहमद की अलग अलग राज्यों में काफी प्रॉपर्टी है, जिसके बाद जांच एजेंसियां इसकी जानकारी जुटाने में लग गई है। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि अतीक अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए छोटे छोटे व्यापार जैसे घर बनाने के रॉ मटेरियल, कबाड़ का काम करता था और ये सब कारोबार उसके गुर्गे चलाते थे। जांच कर रही एजेंसी को अतीक के कुछ बिल बुक भी मिले हैं, जिस पर अतीक ट्रेडर्स लिखा हुआ है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। वकील सौलत हनीफ उमेशपाल अपहरण केस में आरोपी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि उसे माफिया डॉन ना कहा जाए। मुख्तार ने याचिका में कहा है कि विपक्ष के लोग उसके खिलाफ कुचक्र रच रहे हैं। एक के बाद एक माफियाओं के खिलाफ हो रहे एक्शन के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अपने वकील के जरिए एक अर्जी दी है, जिसमें मुख्तार ने अपने नाम के आगे गुर्गा, माफिया, बाहुबली और डॉन ना लगाने की मांग की है। अर्जी में मुख्तार ने हेट स्पीच का हवाला देते हुए कहा है कि मुझे माफिया, डॉन, गुर्गा और बाहुबली जैसे अपशब्दों का प्रयोग करके न बुलाया जाए, क्योंकि मैं कई बार विधायक रहा हूं। जब मुझको चुनाव में विपक्षी हरा नहीं पाए तो मेरे खिलाफ कुचक्र रचा गया है। इसके अलावा मेरा और मेरे परिवार की देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन की तरफ से दी गई इस अर्जी पर अब 10 मई को सुनवाई की जाएगी। जो मीडिया ट्रायल हो रहा है और उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे डॉन, महाबली, माफिया, उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ चुका है और बदमाशों ने हाई सिक्योरिटी बैरक में नुकीले हथियारों से टिल्लू पर जोरदार हमला किया था। ये तस्वीरें 2 मई सुबह की हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसी वक्त टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। 2 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में टिल्लू की हत्या का पूरा सच बयां हो रहा है। शुरुआत के 49 सेकंड तक वीडियो में कुछ हलचल नहीं होती। ठीक 50वें सेकंड में ऊपर से एक बदमाश कूदता है और फिर एक के बाद एक कर 4 बदमाश टिल्लू की हत्या के लिए आगे बढ़ते हैं। बदमाश टिल्लू की बैरक का दरवाजा खोलकर नुकीले हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं और उसे खींचकर बाहर ले आते हैं। बदमाश बिना रुके हमला करते रहते हैं। टिल्लू के शरीर के हर हिस्से पर वार होता है। इस बीच अपनी अपनी बैरक से निकलकर कुछ और कैदी भी बाहर आते हैं और हमला कर रहे बदमाशों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बदमाश उन्हें भी हथियार दिखाकर डरा देते हैं। कुछ सेकंड में ही टिल्लू ताजपुरिया नीचे गिर जाता है और बदमाश उस पर हमला जारी रखते हैं। शरीर के हर हिस्से पर वार कर उसे लहूलुहान कर देते हैं। करीब 2 मिनट तक बदमाश टिल्लू पर लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स का कहीं कोई अता पता नहीं है।